नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी नाटक के तत्वों पर चर्चा करेंगे। हिंदी नाटक के तत्वों में कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता और रंगमंच आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और संकलन त्रय हिंदी नाटक के साथ साथ कहानी और उपन्यास के भी आवश्यक तत्व हैं। केवल अभिनय और रंगमंच ही नाटक के साथ साथ एकांकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तात्पर्य यह है कि नाटक और एकांकी की सफलता अभिनय और रंगमंच पर ही निर्भर करती है। यही इनका सर्वाधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण तत्व है। जहाँ तक कथावस्तु का सवाल है, कथावस्तु के लिए आवश्यक तत्वों में क्रमबद्धता, रोचकता, कौतूहल, अंतर्द्वंद्व और गतिशीलता है। रोचकता और कौतूहलपूर्ण कथावस्तु से पाठक या दर्शक नाटक से जुड़े रहता है। नाटक में जितना कौतूहल होगा, जितनी रोचकता होगी, पाठक उससे उतना ही जुड़ा रहेगा। कथावस्तु में अंतर्द्वंद्व का चित्रण भी पाठक को नाटक से जोड़े रखता है या दर्शक को नाटक से जोड़े रखता है। इसके साथ साथ कथावस्तु के लिए आवश्यक तत्वों में क्रमबद्धता और गतिशीलता भी महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्रमबद्धता और गतिशीलता परस्पर जुड़े हुए तत्व हैं। क्रम के अभाव में कोई भी कथावस्तु सफल सिद्ध नहीं हो सकती। कितना भी महान नाटक हो, यदि उसकी कथावस्तु में क्रम का अभाव है तो वह पाठक को जोड़े रखने में असफल ही सिद्ध होती है। इसके साथ साथ कथावस्तु में गतिशीलता भी जरूरी है। स्थिर कथा नाटक को बोझिल बना देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथावस्तु में आवश्यक तत्वों में रोचकता, कौतूहल, अंतर्द्वंद्व के साथ साथ क्रमबद्धता और गतिशीलता भी आवश्यक है। जहाँ तक विषय वस्तु का सवाल है, हम जानते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास पर बल दिया गया है। व्युत्पत्ति के अंतर्गत विषय चयन या शब्द चयन के लिए शास्त्र और लोक का सहारा लिया जा सकता है। इस दृष्टि से नाटक के विषय वस्तु चयन में इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि का सहारा लिया जा सकता है, अर्थात इनसे विषय वस्तु का ग्रहण किया जा सकता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह भी है कि इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि के ग्रंथों या शास्त्रों के साथ साथ लोक से भी विषय वस्तु का चयन किया जा सकता है। विषय वस्तु यथार्थ के जितना अधिक नज़दीक होगी, वह पाठक को उतना ही अधिक जोड़ पाएगी। कथा में उतनी ही ज़्यादा उसे स्वाभाविकता नजर आएगी, जिसके कारण नाटक सफल सिद्ध होगा। कथा वस्तु के बाद महत्वपूर्ण तत्व पात्र या चरित्र चित्रण है। पात्र कथा को गति प्रदान करने वाले होते हैं, साथ साथ लेखक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भी होते हैं। कई बार देखा जाता है कि पात्र के रूप में लेखक स्वयं अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने लगते हैं। किसी किसी रचना में तो पात्रों के माध्यम से लेखक के व्यक्तित्व को भी समझा जा सकता है। जिस प्रकार गोदान उपन्यास में होरी और मेहता साहब के चरित्र को मिलाकर प्रेमचंद के चरित्र को समझा जा सकता है, उसी प्रकार नाटक में भी लेखक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाते हैं पात्र। पात्र या चरित्र कथा के अनुसार होने चाहिए। पात्रों का संबंध कथा से होना चाहिए और पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। सीमित संख्या में पात्र होने पर दर्शक नाटक से जुड़ा रहेगा। यदि पात्रों की संख्या अधिक होगी तो दर्शक नाटक से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाएगा। वह पात्रों की अधिक संख्या के कारण खुद ही द्वंद्वग्रसित हो जाएगा। पात्र मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों का चरित्र चित्रण रचना को या नाटक को श्रेष्ठ बनाता है।
पात्र स्वाभाविक होने चाहिए। कोरी कल्पना पर आधारित पात्र नाटक को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होने देते। पात्र भी यथार्थ होने चाहिए और जीवंत होने चाहिए। पात्रों के साथ साथ संवाद या कथोपकथन भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। संवाद केवल लेखक के विचार व्यक्त करने वाले नहीं होने चाहिए। संवाद पात्रों के अनुसार ही होने चाहिए। इसके साथ साथ संवाद गंभीर दार्शनिक विषय से युक्त भी नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटक दार्शनिकता से युक्त हैं और अति दार्शनिकता के कारण या दार्शनिक व्याख्यान के कारण पाठक नाटक से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। वह नाटक उसके लिए बोझिल सिद्ध होता है और केवल एक व्याख्यान मात्र बनकर रह जाता है या ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाता है। संवाद के लिए आवश्यक तत्वों में संवाद संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त जितने छोटे संवाद होंगे उतना ही पाठक की रुचि या दर्शक की रुचि उसमें बनी रहेगी। संवाद सरल होने चाहिए, दर्शक के समझ में आने वाले संवाद होने चाहिए। संवाद रोचक होने चाहिए, रुचिपूर्ण होने चाहिए। उसके साथ साथ संवाद जिस उद्देश्य को लेकर नाटक की रचना की गई है उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाले संवाद होने चाहिए। संवाद भी स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद पात्रानुकूल होना चाहिए। जिस पात्र की मनोदशा, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियां हैं, उसके अनुसार ही संवादों की रचना होनी चाहिए। संवाद प्रसंगानुसार होने चाहिए और साथ साथ पात्रों के विकास में सहायक संवादों की रचना की जानी चाहिए। संवाद के साथ साथ नाटक के आवश्यक तत्वों में भाषा शैली भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। पाठक के समझ में आने वाली बोधगम्य भाषा होनी चाहिए। दुरूह भाषा दर्शक को नाटक से दूर करती है। इसी तरह भाषा भी पात्रानुकूल होनी चाहिए। जिन पात्रों का चयन किया गया है उनकी सामाजिक, उनकी अध्ययनगत, उनकी आर्थिक या मानसिक स्थिति को देखकर ही भाषा शैली का चयन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ भाषा परिवेश अनुकूल होनी चाहिए। जिस कालखंड की कथा वस्तु को आधार बनाया गया है, भाषा भी उसी परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। इसके साथ साथ काल और परिस्थिति के अनुसार भाषा शैली होनी चाहिए। भाषा विचार अभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए। विचार अभिव्यक्ति के साथ साथ भाषा रसानुभूति में सहायक होनी चाहिए। रस की प्रतीति में बाधक भाषा शैली नाटक को दर्शक से दूर करती है। भाषा शैली के साथ साथ उद्देश्य भी नाटक का एक आवश्यक तत्व है या महत्वपूर्ण तत्व है। उद्देश्य के अनुसार ही कथा वस्तु का चयन करना चाहिए और उद्देश्य कहने की बजाय संकेत किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रचनाकार स्वयं अपने उद्देश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करना शुरू कर दे। उद्देश्य सामाजिक होने चाहिए। सामाजिक उद्देश्य ही रचना को कालजयी बनाता है। अपने समय से आगे बढ़कर, अपने समय से आगे के समय की सोच रखने वाला या उद्देश्य रखने वाला ही नाटक सफल सिद्ध होता है। संकलन त्रय, त्रय अर्थात तीन तत्वों का संकलन ही संकलन त्रय कहलाता है। ये तीन तत्व कार्य, काल और स्थान की एकता है। अर्थात जिस समय, जिस स्थान और जिस कार्य को लेकर कथा वस्तु या नाटक की रचना की गई है, उन तीनों में एकता होनी चाहिए, उनमें तादात्म्य होना चाहिए, उनमें सामंजस्य होना चाहिए। बिना उनके सामंजस्य के नाटक सफल नहीं हो पाएगा। इस संकलन त्रय को विद्वान देश, काल और परिस्थिति की एकता भी कहते हैं। अर्थात जिस परिवेश, जिस समय और जिस परिस्थिति के अनुसार विषय वस्तु का चयन किया गया है, उन तीनों का आपसी सामंजस्य होने चाहिए। इसमें भाषा, संवाद, पात्र, कथा वस्तु सभी देश, काल, परिस्थिति के अनुसार ही होने चाहिए।
देशकाल परिस्थिति के अलावा अभिनय या रंगमंच नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह तत्व है जो एकांकी और नाटक को विशेष बनाता है। नाटक रंगमंच के अनुसार लेखन किया जाना चाहिए। अधिकांश नाटककारों ने खास तौर पर प्रेमचंद के या प्रसाद के बाद के युग के 1936 के बाद के नाटकों में लेखकों ने रंगमंच के अनुसार लेखन किया और रंगमंच के अनुसार लेखन नाटक को और ज़्यादा प्रभावी सिद्ध करता है। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में रंग संकेतों का प्रयोग किया। ये रंग संकेत नाटक को और अधिक प्रभावी बनाते हैं, पाठक को या दर्शक को उससे और अधिक जोड़ते हैं। रंग संकेत के साथ दृश्य संकेतों का भी प्रयोग नाटक को और प्रभावी सिद्ध करता है। प्रकाश व्यवस्था और पात्रों की वेशभूषा नाटक के अभिनय से संबंधित तत्व हैं। जब नाटक अभिनीत किया जाता है, खेला जाता है, तब प्रकाश व्यवस्था और पात्रों की वेशभूषा पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इन दोनों तत्वों के अभाव में श्रेष्ठ लिखा गया नाटक भी असफल सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं नाटक के लिए आवश्यक तत्वों में कथा वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय और अभिनेता आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। यही वह तत्व है जिनके आधार पर किसी नाटक और एकांकी की समीक्षा भी की जा सकती है और नाटक और एकांकी की रचना भी की जा सकती है।